वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर 8 ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी चैप्टर 8 है, ये है मानव पर्यावरण अन्योन्यन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इसमें हम ये जानेंगे कि मानव जो पर्यावरण है, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, उसमें किस तरह से जो है अन्योन्य क्रिया करता है और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में किस तरह से लागू होता है। ये सब टॉपिक्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक्स पे और इसका डिस्कशन करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, यानी पूरा वर्ल्ड की बात की जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, ठीक है, उसमें पर्यावरण संबंधी दशाओं में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मानव और उसके वातावरण यानी पर्यावरण के बीच सीधा संपर्क है। पर्यावरण ने केवल मानव बल्कि अन्य जंतु और पौधों के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली उस स्थान की जलवायु क्लाइमेट से काफ़ी प्रभावित होती है। अतः जलवायु के आधार पर विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह बता दिया गया है कि पूरा विश्व में जो है पर्यावरण की दशाओं के बारे में कि मानव और उसके पर्यावरण के बीच सीधा एक क्या है, नेटवर्क है। और पर्यावरण केवल मानव ही के लिए ही नहीं, जंतु और पौधों के लिए भी जो है वह बहुत ज़रूरी है और वह इफेक्ट भी करता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली उस स्थान की, उस प्लेस की जो क्लाइमेट है उससे काफ़ी प्रभावित होती है। अतः जलवायु के आधार पर विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। किसी एक प्राकृतिक और भीतर जलवायु संबंधी दशाएं, जैसे यहाँ पर बताया गया है मृदा, ठीक है, क्या है, मृदा यानी सॉइल, वनस्पति, ठीक है, कि किस्म में मोटे तौर पर समानता पाई जाती है। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का उपयोग करके जीवन में सुख सुविधाएं लाने के लिए पर्यावरण में ढेरों परिवर्तन किए हैं। हम जो हैं चैप्टर 8, 9 और 10 में, ठीक है, ये 8 है, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा। तो 8 एंड 9 एंड 10 में विश्व के विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में यानी नेचुरल फील्ड में रह रहे लोगों को जो है डिफरेंट जो है जीवन शैली के बारे में पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में हम दो ऐसे डिफरेंट फील्ड में उसकी क्लाइमेट, दशाओं, नेचुरल, ठीक है, वनस्पति आदि के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो दिख रहा है वह है हमारा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, और दूसरा जो है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जिसकी जलवायु उपोष्ण है। ये दो टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो है हम बात कर लेते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन जो है उसके वहाँ का जीवन कैसा है, इसके बारे में यहाँ हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपका यह टॉपिक्स है और यहाँ से स्टार्ट पैरा शुरू होता है। लिखा हुआ है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट यानी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच हो स्थित है। अमेजन बेसिन का प्रमुख भाग उत्तर में गुयेना के पठार और दक्षिण में ब्राज़ील के पठार के बीच स्थित है। जल की मात्रा की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर जल की मात्रा की दृष्टि से बात किया जाए तो अमेजन जो नदी है वह विश्व का यानी ओवरऑल वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा नदी है। यह नदी एंडीज पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई
अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह संसार में दूसरी सबसे लंबी नदी है। कम से कम 6,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन नदी से उत्तर और दक्षिण दिशाओं से आकर बहुत सारी सहायक नदियां मिलती है। ठीक है। अमेजन बेसिन का क्षेत्रफल लगभग अगर माना जाए यानी 70 लाख यानी 70 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें जो है 6 देश शामिल है। 6 देश अर्थात ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के भाग शामिल है। तो इसमें 6 देश शामिल है। ठीक है। अभी यहाँ की जलवायु की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ की क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर क्लाइमेट जलवायु में बताया गया है कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और जिससे यहाँ वर्ष भर गर्म और नम जलवायु रहती है। कोलंबिया का चाको क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है जिससे लोगों को शरीर में हमेशा चिपचिपाहट महसूस होती है। इस क्षेत्र में कोई भी मौसम सूखा नहीं रहता। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दिन के किसी भी भाग की तुलना में दोपहर के समय अधिक वर्षा होती है। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होती है। ये देखिए आपका कोलंबिया का यहाँ पर दिखा दिया गया है डायग्राम, आपके अपने बुक में आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक जीव के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पहले हम यहाँ की वनस्पति की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जिन्हें सैल्वा वन कहा जाता है। इन वनों में उगने वाले वृक्ष लंबे, घने और सदाबहार होते हैं। इनमें महोगनी, तेंदू, रबड़ और शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों से पाए जाने वाले अन्य उत्पाद है कोकोआ, गिरीदार फल, गोंद, कॉर्क, रेजिन और मोम। सिकोना नामक वृक्ष की छाल से कोकाइन प्राप्त की जाती है। वन में निचले स्तर पर काफ़ी घनी झाड़ियाँ और बिसर्पी लताएं उगी होती है। अधिकांश वृक्ष कठोर लकड़ियों वाले होते हैं जिससे वन से वाणिज्यिक आधार पर लकड़ियाँ की कटाई करना काफ़ी कठिन होता है। अमेजन बेसिन का विशाल क्षेत्र विश्व का संभवतः सबसे बड़ा और पुराना वन क्षेत्र है। अमेजन बेसिन का जो है उसका सबसे बड़ा विशाल और पुराना वन क्षेत्र यहाँ है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की जीव जंतु का। ठीक है। अमेजन जो है घाटी, उसका जीव जंतु की बात की जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेजन घाटी में बहुत अधिक संख्या में जंतु निवास करते हैं। वृक्ष की शाखाओं पर बंदरों की अनेक प्रजातियां रहती है। वन में बिल्ली की एक विशेष प्रजाति, जगुआर तथा मगरमच्छ की एकाधिक प्रजाति निवास करती है। इनके अतिरिक्त यहाँ सरीसृपों के अनेक प्रजातियां जैसे कि सांप,
अजगर, एनाकोंडा आदि भी पाए जाते हैं। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के मामलों में भी यह बेसिन काफी समृद्ध है। यहाँ के वन में टूकन और गुंजन पक्षी आमतौर पर देखे जाते हैं। इन वनों में और यहाँ के जलाशयों में कीटों और मछलियों की भी प्रजातियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है यहाँ कि लोगों का यहाँ का जीवन कैसा है। अमेज़न जो है, ठीक है, इसमें उनका लोगों का जीवन कैसा यहाँ का है, तो चलिए इसी पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। वे अपना भोजन शिकार करके, मछली पकड़कर और वनोपजन से प्राप्त करते हैं। वे कृषि की कर्तन और दहन पद्धति का उपयोग करते हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, शकरकंद और अनानास की खेती करते हैं। समूची अमेजन घाटी में मिनियोक नामक कंद की खेती की जाती है। वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत से स्थानों पर जंगल साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। लोग गन्ना, कॉफ़ी, मक्का और कहवा आदि नकदी फसलों की भी खेती करते हैं। अमेजन घाटी में कुछ लोग वृक्ष की टहनियाँ और पत्तियों से बने छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहते हैं। इस घाटी में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैमेको वृक्ष की छाल से बने झूलते हुए मकानों में रहते हैं, जिसे हैमोक कहा जाता है। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। परिवहन की सुविधा विकसित होने से वर्षा वन के अधिकांश भागों तक पहुंचना अब संभव हो गया है। ट्रांस अमेजन महामार्ग प्रमुख सड़क मार्ग है। इसके द्वारा वन क्षेत्र के दुर्गम भागों में भी जाया जा सकता है। खनन, खेती, मत्स्य तथा यातायात के उन्नत साधनों के प्रयोग से अमेजन घाटी की संपदा का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे इस घाटी में विकास की लहर तेजी से चल रही है। यह क्षेत्र जो पहले पूर्णतः एक कृषि प्रधान क्षेत्र था, अब औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। मानौस अब यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मानस अब यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। बेलम नामक जगह अब केले और खजूर के वृक्षों से घिरी रहती है। आज बेलम को अमेजन नदी के बंदरगाह का नाम से भी जाना जाता है, किंतु विकास की गतिविधि के कारण वनों का बड़े पैमाने पर विनाश भी हो रहा है और तथा वन धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। बड़े पैमानों पर हो रहा वननाशन आज विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जैव विविधता के लुप्त होने के साथ ही यह पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन अवस्थित, ठीक है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस तरह से अवस्थित है, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक साथ मिलकर उत्तर भारत के विशाल मैदान के एक बड़े भाग का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण क्षेत्र अर्थात 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है।
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान तथा सुंदरबन डेल्टा सम्मिलित है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर कुछ दूरी तक हिमालय के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, सोन आदि। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, जहां से यह बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग डंग ग्लेशियर है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहां मिलती है वहां विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन काफी उपजाऊ है क्योंकि इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मृदा से हुआ है। इन मैदानी भागों के साथ लगी पठारी भूमि में खनिज पदार्थों का विशाल भंडार भी है। अब यहाँ की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु मानसून है, जहाँ गर्मी अधिक और सर्दी कम पड़ती है। मानसून पवनों के कारण इन क्षेत्र में जून से सितंबर महीनों के बीच वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन और पूर्वी गंगा के बेसिन में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। वनस्पति, यहाँ की वनस्पति की बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसूनी और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष उगते हैं। साल, पीपल और बरगद के वृक्ष यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। मानसूनी वनों में पाए जाने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष शीशम और साल है। इन पेड़ों की लकड़ियां कठोर होती है और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर के निर्माण में उपयोगी होती है। चंदन, रोजवुड, एबेनी, शीशम, महुआ आदि आर्थिक महत्व के लिए अन्य वृक्ष है। अब यहाँ के जीव जंतु की बात की जाती है। जीव जंतु तो सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर का वास स्थान है। अब यहाँ एक संकटापन्न प्रजाति हो गई है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं में हाथी, बाघ, हिरन और बंदर के नाम उल्लेखनीय है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में मगरमच्छ की कुछ प्रजातियां और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जबकि गंगा जल में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी का जल औद्योगिक इकाइयों द्वारा बहाए गए कचरे से प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण डॉल्फिन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब यहाँ के लोगों का जनजीवन की बातें की जा रही है। लोगों का जनजीवन तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अत्यधिक उपजाऊ है, जिससे यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। समतल भूमि उपजाऊ, मिट्टी अनुकूल, जलवायु और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल के कारण इस क्षेत्र में कई किस्म के फसलें उगाई जाती है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, किंतु शुष्क इलाके में गेहूं की खेती की जाती है। डेल्टा क्षेत्र में मुख्य रूप से निर्यात के लिए जूट की खेती की जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती होती है। कुछ नकदी फसलों जैसे कि गन्ना, कपास आदि भी उगाई जाती है। इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व अर्थात
150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक पट्टी है। कानपुर लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र और कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण है। इस क्षेत्र में सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों और वायु मार्गों का बहुत अच्छा नेटवर्क है। इस नदी घाटी में अनेक महानगर और कुछ अन्य नगर विकसित हुए हैं, जैसे कि दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख पत्तन शहर है। इस क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे कि आगरे में ताजमहल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्तूप आदि। इस क्षेत्र में अनेक औद्योगिक महत्व के शहर जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा तथा लखनऊ का इमाम बाड़ा, उत्तराखंड का कारबोट पार्क तथा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थित है। तो इस तरह से आज हमने आपको इस पाठ का पूरा डिस्कशन आपके साथ किया। तो आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू।